आप सभी लोगों को केवल समझना है, लास्ट में जब मैं लिखने का बोलूंगा तब आप लोग लिखना शुरू करेंगे। तो आई एम स्टार्टिंग विद ह्यूमन ब्रेन। देखिए, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कवरिंग होती है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम को दूसरी भाषा में ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है। इसको दूसरी भाषा में ब्रेन बॉक्स भी कहा जाता है। मीन्स जो स्कल का अपर मोस्ट पार्ट है वो क्रेनियम है, जिसके अंदर हमारे ब्रेन को या ब्रेन की प्रेजेंस होती है। और ब्रेन के चारों तरफ ना 3 लेयर्स होती हैं जिन्हें हम लोग मेनिंज कहते हैं, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। तो इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाई 3 लेयर्स ऑफ क्रेनियल मेनिंज। ये क्रेनियल मेनिंज से कवर्ड होती है। और यहाँ पे जो तीनों लेयर हैं उनके नाम होते हैं, सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसे हम डूरा मैटर कहते हैं। डूरा मैटर सबसे रिजिड होता है। दूसरी जो मिडिल लेयर होती है उसे हम आर्केनॉइड कहते हैं, उसे हम अराकिनॉइड कहते हैं। और सबसे इनर लेयर को हम लोग नाम देते हैं पिया मैटर, जो ब्रेन के कांटेक्ट में होती है और सबसे सॉफ्टर लेयर होती है। और ये जो आर्केनॉइड है ये वेब लाइक होती है। तो मैंने बताया कि सबसे पहले ये बोनी स्कल था, मतलब क्रेनियम था। क्रेनियम के नीचे 3 लेयर्स हैं, कौन कौन सी? डूरा मैटर, आर्केनॉइड और पिया मैटर, और उसके अंदर होगा ब्रेन। और अगली बात ध्यान से सुनना, इस डूरा मैटर और आर्केनॉइड के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है। उस स्पेस को हम सबड्यूरल स्पेस कहते हैं, सबड्यूरल स्पेस कहते हैं। और इस मिडिल लेयर आर्केनॉइड और इनर लेयर पिया मैटर के बीच में भी एक स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं सब आर्केनॉइड स्पेस। और इसी सब आर्केनॉइड स्पेस में एक फ्लूइड भरा होगा, जिस फ्लूइड को हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो बेसिकली शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो ये हमारे ब्रेन को किसी भी तरीके की मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। जैसे आप लोग गिर जाते हो, दीवार से सर टकरा लेते हो, नीचे टकरा जाते हो, तो ब्रेन डैमेज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए तीनों क्रेनियल मेनिंज है, और इन मेनिंज के अंदर ये बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ है। तो जब भी आप अपने सर को हिलाओगे या कहीं पे आप गिर जाओगे, तो उस कंडीशन में ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये क्या करेगा? शॉक को अब्सॉर्ब करने का काम करेगा, जिससे आपके ब्रेन को इंजरी नहीं हो पाएगी। और इसको जो नाम दिया गया है ना आर्किनॉइड, वो इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक वेब लाइक लेयर होती है। जैसे यहाँ पे सबसे बाहर की तरफ ये आपका वो हो गया क्रेनियम। क्रेनियम कितने बोन से बना हुआ था? 8। याद है आपको? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, और उसके अलावा कौन सी थी? स्फेनॉइड और ग्लेनॉइड, नहीं एथेमॉइड। ठीक है, ग्लेनॉइड तो कैविटी थी, एथेमॉइड, स्फेनॉइड। तो क्रेनियम ये हो गया। उसके अलावा दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाती है कौन सी लेयर? डूरा मैटर। डूरा मैटर के नीचे कौन सा आएगा? आर्केनॉइड। तो आर्केनॉइड इस तरीके से वेब लाइक होती है। तो अगर आपको याद हो तो जो स्पाइडर्स होती है ना, उन्हें अर्किनिडा क्लास में रखा गया है। हालांकि आती है वो किसमें? ऑर्थ्रोपोडा में। तो ऑर्थ्रोपोडा की 3 क्लास पढ़ी थी हमने, इंसेक्टा, गैस्ट्रोपोडा, सॉरी, एक इंसेक्टा था, एक क्रस्टेशिया था, और एक आपका अर्किनिडा था। क्रस्टेशियंस में आ रहे थे प्राउन, लॉबस्टर, ये सब। इंसेक्टा के अंदर कॉकरोचेस, इंसेक्ट, मॉस्किटोज, फ्लाइज, ये सब। अर्किनिडा के अंदर आ रहा था स्पाइडर। तो अर्किनिड स्पाइडर के नाम के हिसाब से इनका जो वेब लाइक अपीयरेंस है, इसलिए इनको अर्किनॉइड नाम दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे इसके जस्ट नीचे की तरफ जो लेयर होगी उसे हम लोग कहेंगे पिया मैटर। और पिया मैटर के बाद में ऐसे यहाँ पे आपका ब्रेन प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है ब्रेन इस तरीके से प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे आपको सेरिब्रम वाला पार्ट देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इस चीज को मैं अलग से बताऊंगा। तो यहाँ पे
डूरा मैटर, और इसके बीच में जो स्पेस था उसे हमने कहा था सब डूरल स्पेस, सब डूरल स्पेस। और पिया मैटर और डूरा मैटर के बीच में जो स्पेस था उसे हम लोगों ने नाम दिया था क्या? मैंने अर्किना तो हम नाम लिखा ही नहीं, अरेकिनेडा, अरेकिनॉइड, ठीक है, बीच वाली लेयर अर्किनॉइड थी ना, तो अर्किनॉइड और कौन सी, पिया मैटर के बीच में जो स्पेस था उसे हम लोग क्या कहेंगे? सब अर्किनॉइड स्पेस, सब अरेकिनॉइड स्पेस, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब हम लोग ब्रेन को डिवाइड करना चाहे तो ब्रेन को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर मैं ह्यूमन ब्रेन को डिवाइड करना चाहूं तो 3 पार्ट्स में ह्यूमन ब्रेन को कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे जो पहला पार्ट होता है इसका, उसे हम कहते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोजेंसेफेलॉन कहा जाता है, प्रोजेंसेफेलॉन। जो बीच वाला पार्ट होता है ब्रेन का उसे कहा जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन वाले पार्ट को हम मेजन सेफेलॉन कहेंगे। और सबसे आउटर पार्ट होता है इसका, जिसे हम लोग कहते हैं, या सबसे लास्ट पार्ट होता है जिसे हाइंड ब्रेन कहा जाता है। और जो हाइंड ब्रेन वाला पार्ट है उसे रोम्बेन सेफेलॉन कहते हैं, इसे रोमन सेफेलॉन कहा जाता है। अब ये जो प्रोजेंसेफेलॉन वाला पार्ट था इसको भी हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसमें एक पार्ट होता है जिसे कहा जाता है टीलन सेफेलॉन। टीलन सेफेलॉन के अंदर आपका सेरिब्रम वाला पार्ट आएगा, जो आपके ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। दूसरा इसका हिस्सा होता है जिसे हम लोग डाइनसेफेलॉन कहते हैं। ये जो डाइनसेफेलॉन होता है इसके अंदर आपके थैलेमस वाला पार्ट आएगा, हाइपोथैलेमस वाला पार्ट आएगा, हाइपोथैलेमस आएगा, एपिथैलेमस वाला पार्ट आएगा, और इसी के अंदर आपका लिम्बिक सिस्टम आएगा। इसी के अंदर आपका लिम्बिक सिस्टम आता है। मीजनसेफेलॉन को फर्दर कैटेगराइज नहीं किया जाता, लेकिन इसमें एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। और रोमन सेफेलॉन वाला जो पार्ट होगा बेटा, इस रोमन सेफेलॉन वाले हिस्से को हम लोग 2 हिस्सों में और बांट सकते हैं। एक को कहा जाता है मेटेनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन, जिसमें आते हैं सेरिबेलम और पोन्स वेरोली। और एक पार्ट होता है इसके अंदर जिसे हम कहते हैं माइलिन सेफेलॉन। माइलिन सेफेलॉन के अंदर आपका जो पार्ट प्रेजेंट होगा उसे हम लोग कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ये तो हमने ब्रेन का कैटेगराइजेशन किया कि ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेनसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। प्रोजेंसेफेलॉन को फर्दर डिवाइड किया था टीलेनसेफेलॉन, जिसके अंदर आएगा सेरिब्रम। डाइनसेफेलॉन के अंदर आएगा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम। मिड ब्रेन वाले पार्ट में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और हाइंड ब्रेन वाले पार्ट के अंदर जो है मेटेनसेफेलॉन और माइलिनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन में सेरिबेलम होगा, पोन्स वेरोली होगा, और माइलिनसेफेलॉन के अंदर मेडुला ऑब्लोंगाटा प्रेजेंट होगा। क्लियर है मेरी बात? अब देखिए, अगर ह्यूमन ब्रेन को ड्रॉ करना है तो उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो देखिए, ह्यूमन ब्रेन के अंदर शुरुआत में सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये स्पाइनल कॉर्ड आई, ये स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन के अंदर एंटर करेगी। तो हमारे स्कल में एक जगह होती है जिसे हम लोग फोरैमिना मैग्नम एक जगह कहते हैं, ओपनिंग होती है यहाँ पे पीछे, इसमें स्कल में फोरैमिना उस जगह को कहा जाता है। उसके थ्रू ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे अंदर ब्रेन के अंदर एंटर करती है, मतलब इस क्रेनियल कैविटी के अंदर आती है। और जब ये क्रेनियल कैविटी के अंदर आएगी तो सबसे पहले वो मेडुला ऑब्लोंगाटा के साथ में मर्ज करती है। तो स्पाइनल कॉर्ड सबसे पहले किसके साथ में मर्ज करेगी? मेडुला ऑब्लोंगाटा के साथ में। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये स्पाइनल कॉर्ड आ रही है। इस स्पाइनल कॉर्ड के बाद में यहाँ पे एक पार्ट था जिसके साथ में इसने मर्ज किया, जिसे मैं मेडुला कह रहा हूँ। और मेडुला के ऊपर वाला जो पार्ट है, जहाँ पे ये वाला पार्ट, दिस वन, इसे मैं पोन्स कह रहा हूँ। और पोन्स के बाद यहाँ पे जो हिस्सा था, इस हिस्से को मैं सेरिबेलम कह दे रहा हूँ।
और देखिए ध्यान से सुनना, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेडुला है, और ये वाला जो हिस्सा है ये पोन्स वैरुली है, और ये वाला जो हिस्सा है ये सेरिबेलम वाला पार्ट है, और पोन्स के ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे, इस वाले हिस्से को मैं मिड ब्रेन कह दे रहा हूं, इस हिस्से को मैं मिड ब्रेन कह रहा हूं। और मिड ब्रेन के डॉर्सल साइड में, पीछे की साइड में आपके 4 राउंडेड लोब जैसे पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें मैं कह रहा हूं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब इन सबके फंक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब तो ये जो मिड ब्रेन है, पोन्स वैरुली है और मेडुला है, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, ब्रेन स्टेम की फॉर्मेशन कराते हैं। ये तीनों चीजें मिलके, कौन कौन से, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला, ये तीनों पार्ट मिलके क्या कर रहे हैं, ब्रेन स्टेम बना रहे हैं। ये तीनों हिस्से ब्रेन स्टेम कहलाते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर सारा ब्रेन रखा हुआ है, इसी हिस्से के ऊपर, ब्रेन स्टेम के ऊपर। अब यहाँ पे क्या होता है, इस स्पाइनल कॉर्ड हो या कोई भी ब्रेन का इनमें से मेडुला, पोन्स या मिड ब्रेन वाला पार्ट प्रेजेंट हो, इनके बीच में ना एक सेंट्रल कनाल होती है, इस तरीके से बीच में से, और इसमें ना फ्लूइड भरा होता है, और इसे हम लोग कहते हैं सेरेब्रल एक्वेडक्ट। इसे क्या कहा जाता है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट। इसी एक्वेडक्ट के अंदर 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। ध्यान से सुनना, चारों वेंट्रिकल कहाँ कहाँ होते हैं। जो चौथा वेंट्रिकल होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, इस वाले से मेडुला वाले पार्ट में। तो 4th वेंट्रिकल ऑफ सेरेब्रल एक्वेडक्ट, और यहाँ पे इस तरीके से आप भर सकते हो CSF या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। CSF को रिलीज करने का काम ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कोरोइड प्लेक्सस कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कोरोइड प्लेक्सस कहते हैं। ये जो कोरोइड प्लेक्सस होता है यही CSF को बनाता है। ये CSF में क्या होता है, बेसिकली CSF कंटेन करके चलता है ग्लूकोज को, आयंस को, वाटर को, इसी चीज से बना हुआ है ये, ठीक है। ग्लूकोज, आयन, वाटर, ये सब कंपोजिशन होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी हुई ये डक्ट, जिसे मैंने सेरिब्रल एक्वेडक्ट नाम दिया, इसका चौथा वेंट्रिकल यहाँ पे प्रेजेंट था। इसका जो तीसरा वेंट्रिकल होता है वो मिड ब्रेन में है। इसका 3rd वेंट्रिकल इस वाले हिस्से में है, मिड ब्रेन वाले हिस्से में है। और इसके 2 जो वेंट्रिकल होते हैं वो हमारे सबसे बड़े पार्ट किसके अंदर, दैट इज सेरिब्रम, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, फोर ब्रेन का। मतलब आप ये कहिए कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज सेरिब्रम और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट इज सेरिबेलम। तो सेरिब्रम के अंदर बेसिकली क्या होता है, 2 हेमिस्फीयर होते हैं हमारे। मतलब अगर मैं आपको सेरिब्रम के बारे में बताऊं तो ये पूरा का पूरा जो ऊपर से, अगर आप ब्रेन को, जैसे सपोज करो किसी के स्कल को हटाया जाए तो उसके नीचे क्या मिलेगा, सबसे पहले क्रेनियल मेनिंजीज। क्रेनियल मेनिंजीज को भी हटा दे तो हम लोग को क्या मिलेगा, क्रेनियम। तो क्रेनियम कह रहा हूँ, वो सेरिब्रम। और सेरिब्रम को ऊपर से देखा जाएगा तो वो ना बीच में से एक डीप क्लेफ्ट उसके बीच में प्रेजेंट होती है। तो उसमें 2 हिस्से बढ़ जाते हैं, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर बीच में से तो वो हॉलो है, लेकिन एक पॉइंट होता है जिसे कॉर्पस कॉलेजम कहा जाता है, जिसपे क्या होता है, वो दोनों के दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो एक नर्व ट्रैक का फाइबर है जो दोनों हेमिस्फीयर को साथ में जोड़ के रखने का काम कर रहा है। लेकिन सपोज करो ये राइट हेमिस्फीयर, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर, इन दोनों हेमिस्फीयर के बीच में एक डक्ट यहाँ पे है, दूसरी डक्ट यहाँ पे है। मतलब आप ये मान के चलिए कि हम लोगों ने चौथा और तीसरा वेंट्रिकल देखा, 2 वेंट्रिकल बाकी, 4 वेंट्रिकल होते हैं ना। तो पहला वेंट्रिकल तो हो गया राइट हेमिस्फीयर वाले सेरिब्रल एक्वेडक्ट का, और दूसरा हो जाएगा लेफ्ट हेमिस्फीयर वाली सेरिब्रल एक्वेडक्ट का। क्लियर है मेरी बात आपको? तो यहाँ पे इसको आगे की तरफ अगर बनाना चाहें तो इस तरीके से ये यहाँ पे भी CSF भरा हुआ है, और इसी के अंदर ये तो मैंने देखो आपको क्या किया है, ब्रेन को इस तरीके से ट्रांसवर्सली कट किया है।
तो इसमें हम आधा पोर्शन देख पा रहे हैं, हम तो ब्रेन के अंदर के पार्ट्स को पढ़ पा रहे हैं ऐसे। क्लियर है मेरी बात आपको? तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल आएगा, फर्स्ट और सेकंड वेंट्रिकल आपका आएगा, और उससे ऊपर की तरफ आपको एक पार्ट देखने के लिए मिलेगा जिसे हम कॉर्पस कोलेजम कहेंगे, जिसे हम कॉर्पस कोलेजम नाम देंगे। ठीक है, और ये कॉर्पस कोलेजम का काम है क्या करना, दोनों हेमिस्फीयर्स को आपस में जोड़ के रखने का। अब ये जो पूरा हिस्सा बचा हुआ है, दिस इज सेरिब्रम पार्ट। अब इस सेरिब्रम में क्या होता है, आपको ऊपर से बहुत सारे कॉन्वोल्यूशंस और डिप्रेशंस देखने के लिए मिलेंगे। मतलब अगर आप इससे देखेंगे तो इस तरीके से इसके ऊपर काफी कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, काफी ज्यादा कॉन्वोल्यूशंस होते हैं इसके अंदर और डिप्रेशंस भी होते हैं। तो ये जो कॉन्वोल्यूशंस इसके अंदर प्रेजेंट हैं, इन्हें हम लोग गायरीज कहते हैं। जो इसके ऊपर कॉन्वोल्यूशंस है ना, इन कॉन्वोल्यूशंस को क्या कहा जाता है, गायरी। और जो डिप्रेशन इसके अंदर होते हैं उन्हें सल्की कहा जाता है। गायरी और सल्की दोनों इसलिए होती है ताकि सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स को ब्रेन वाले पार्ट में एकोमोडेट किया जाए, इसीलिए ये गायरी और सल्की इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो ये कॉन्वोल्यूशंस होते हैं, जो यहाँ पे कॉन्वोल्यूशंस होते हैं उन्हें हम लोग गायरी कहते हैं, और जो इसके अंदर डिप्रेशन होते हैं उन्हें हम सल्की कहते हैं। तो ये गायरी और सल्की दो पार्ट होते हैं जो सेरिब्रम वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से कुछ आप अपने ब्रेन को समझ सकते हो, ब्रेन वाले पार्ट को समझ सकते हो। क्यों, क्या हुआ? फैन बिल्कुल बंद कर सकते हो, मैं कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं। देखिए, यहां तक की बात आपको सभी को क्लियर है? जीवन में बहुत दुख है तुम सभी लोगों के। ब्रेन समझो, ब्रेन ब्रेन समझ में आया तुम्हें? पल्ले पड़ा कुछ नहीं? सल्की और गायरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें थी, वो सब समझ में आई नहीं आई? आ गया। अब इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो मैंने आपको केवल ये ब्रेन का डायग्राम बताया है, अब इनके अंदर डिटेल्स भी हैं। ठीक है, फैन बंद करते ही देखो ये आवाज आने लग जाती है। देखिए देखिए, ध्यान से समझिएगा। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, सबसे पहला पार्ट हमने क्या पढ़ा था? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन से शुरू कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला हिस्सा है यहाँ पे फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन का सबसे पहला पार्ट जो हमने पढ़ना था वो था टीलेंसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन, टीलेंसेफेलॉन में एक ही हिस्सा था जिसे हमने नाम दिया था सेरिब्रम। तो देखिए, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट कंटेन कॉन्वोल्यूशंस एंड डिप्रेशंस। ये कॉन्वोल्यूशंस और डिप्रेशंस इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिन कॉन्वोल्यूशंस और डिप्रेशन को हम लोग क्या कह रहे थे, एक को बोल रहे थे गायरी और दूसरे को बोल रहे थे सल्काई। ठीक है, अब ये जो सेरिब्रम वाला हिस्सा था, इस तरीके से इस सेरिब्रम वाले पार्ट को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। आउटर वाला पार्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाएगा और बीच वाला पार्ट सेरिब्रल मेडुला कहलाता है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेरिब्रम वाला पार्ट था, इस सेरिब्रम को हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं। एक को कहेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स और दूसरा वाला जो हिस्सा है उसे कहूंगा सेरिब्रल मेडुला। तो होता क्या है, जो बहुत सारी न्यूरॉन्स होती है ना, उन न्यूरॉन्स की सेल बॉडी या साइटोन या सोमा या पेरिकैरियन वाला हिस्सा यहाँ पे होता है। मतलब इस तरीके से सेल बॉडी है और ये एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर होती है माइलिन शीथ। तो ये जो सेल बॉडी वाला हिस्सा है वो तो आता है कॉर्टेक्स में, और माइलिन शीथ वाला हिस्सा आता है मेडुला वाले पार्ट में। तो इस वजह से ये जो सेल बॉडी यहाँ पे होती है ये ग्रे अपीयरेंस देती है और ये फॉर्म करती है ग्रे मैटर को। तो हमारे ब्रेन का जो ग्रे मैटर है वो सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन की वजह से है, और जो मेडुला वाला पार्ट है
वहां पे क्या होगा, वहां पे माइलिन शीट इसके एक्सॉन के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट होती है। तो इस माइलिन शीट की जो अपीयरेंस है वो व्हाइट है, जिस वजह से जो मेडुला वाला हिस्सा है वो व्हाइट अपीयर होता है, इसलिए इसे हम लोग व्हाइट मैटर नाम दे देते हैं। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है, इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर बेटा ये ग्रे मैटर फॉर्म करता है, ये ग्रे मैटर फॉर्म करता है। और ग्रे मैटर इसलिए फॉर्म करता है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस होती है सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, यहाँ पे न्यूरॉन की सेल बॉडीज प्रेजेंट होती है। और जो सेरेब्रल मेडुला वाला पार्ट था ये व्हाइट मैटर की फॉर्मेशन करता है। और व्हाइट मैटर की फॉर्मेशन इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस होती है एक्सॉन और उनके ऊपर माइलिन शीट, जो उन्हें व्हाइट अपीयरेंस देने का काम करेंगी, जो उन्हें व्हाइट अपीयरेंस देने का काम करेंगी। अब ये जो सेरिब्रम वाला पार्ट है, जो हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट था, इसको हम लोगों ने 3 मेन पार्ट में बांटा हुआ है। सेरिब्रम के 3 पार्ट्स हो सकते हैं। इसमें एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेंसरी एरिया, एक होता है यहाँ पे जिसे कहते हैं हम लोग मोटर एरिया, और एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं एसोसिएशन एरिया, एसोसिएशन एरिया। तो ये जो मोटर एरिया है और सेंसरी एरिया है, नाम से पता चल रहा है जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, उन सेंस ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी वो सेंसरी एरिया वाले पार्ट में पहुंचेगी, सेरिब्रम के। अब अलग अलग सेंसेस हैं, सपोज करो विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं, उसके लिए ये ऑक्सीपिटल लोब के अंदर एक एरिया होता है। ऑडिटरी एरिया है टेम्पोरल लोब के अंदर सेरिब्रम के, वहां पे एक पार्ट प्रेजेंट होता है। अब मैं जो भी कुछ बोल रहा हूं आप उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो ब्रेन में वर्निके एरिया होता है। इसी तरीके से आप किसी स्पीच को बोलोगे, यार मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने ब्रोका एरियाज का इस्तेमाल कर रहा हूं, ब्रोका एरियाज होता है। तो ये अलग अलग एरियाज हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनका सबका अपना अपना काम है। जैसे मोटर एरिया है, तो मोटर एरिया की मदद से मैं क्या कर पा रहा हूँ, जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट अपनी बॉडी के अंदर लिख पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, फिर पा रहा हूँ, उन सबको, मतलब जितने भी मेरे वॉलेंट्री एक्शंस हैं उन सबको कंट्रोल कर रहा है कौन, मोटर एरिया। तो सेंसरी एरिया का काम है जितने भी सेंसरी इंपल्सेस आ रही है या सेंस ऑर्गन से इंपल्सेस आ रही है उन सबको जो है सेंसरी एरिया में प्रोसेस किया जाएगा, और उसके हिसाब से किस तरीके का हमें रिएक्शन देना है वो एसोसिएशन एरिया डिसाइड करेगा। मतलब एसोसिएशन एरिया का काम है इंटरसेंसरी एसोसिएशन करवाना, किसके बीच में, बिटवीन सेंसरी एंड मोटर एरिया। मतलब जैसे सपोज करो मैं आपको भी कमांड दूं कि भाई पेन उठाओ और लिखना चालू करो, तो आपने पहले क्या किया, आपका जो ऑडिटरी जो था, मतलब आपने पहले उसको सुना, वो सुनने के बाद में वो एक आपके ब्रेन तक उस सेंस को पहुंचाया गया, फिर आपके ब्रेन ने उस चीज को सुना, फिर जो एसोसिएशन एरिया था, एसोसिएशन एरिया ने उस चीज को प्रोसेस किया, और एसोसिएशन एरिया के थ्रू मोटर एरिया को मैसेज दिया गया या इंपल्स दी गई कि आपको अब क्या करना है, लिखना है। तो आप क्या करेंगे, पेन उठाएंगे और लिखना चालू कर देंगे। तो ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन और मोटर इंफॉर्मेशन के बीच में कनेक्शन बनाने का काम था, वो किसका था, एसोसिएशन एरिया का। वो ना तो सेंसरी होता ना ही वो मोटर होता है। और उसके अलावा कम्युनिकेशन करने में भी एसोसिएशन एरिया का, जैसे आप सपोज करो मैं कुछ बोल रहा हूँ, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बेटा हम ये जो मतलब बायोलॉजी के टेस्ट में इसलिए बस आएगा, और आप उसी के हिसाब से बात करो, ऐसा थोड़ी कि सर बोला केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम है सर वो ले लेना टेस्ट ऐसा थोड़ी ही बोलोगे आप। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको पहले एसोसिएट करोगे अपने ब्रेन के साथ में, और उसके बाद में ही तो आप मेरे को जवाब दोगे। तो कम्युनिकेशन करने में भी एसोसिएशन एरिया रोल प्ले करता है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि आपसे कोई रेलेवेंटली बात कर रहा है किसी टॉपिक पे, आप उस टॉपिक को छोड़ के बोला मैं इस टॉपिक को छोड़ के सब पे बात करूंगा, तो ऐसे नहीं है। तो पॉइंट टू पॉइंट वो क्या कौन कर रहा है, कम्युनिकेशन में एसोसिएशन एरिया का रोल है। तो यहाँ पे सेंसरी एरिया जितनी भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है उन सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम करता है। मोटर एरिया का काम होता है जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं उन सबको कंट्रोल करना। और एसोसिएशन एरिया ये ना सेंसरी होता ना मोटर होता, ये बेसिकली क्या करता है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन कराता है, इंटरसेंसरी एसोसिएशन कराता है बिटवीन सेंसरी एंड मोटर एरिया, और साथ में ये कम्युनिकेशन कराने में भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अब अगर बात करी जाए सेरिब्रम की, तो सेरिब्रम क्या करता है, तो जितने भी काम
आप किसी चीज को लर्न कर रहे हो, वो सब कहाँ जाके स्टोर हो रहा है? सेरिब्रम में। तो लर्निंग, इंटेलिजेंस, जजमेंट, जितनी भी चीज आप कर पा रहे हो, एवरीथिंग इज डन बाय दिस सेरिब्रम पार्ट। तो सेरिब्रम पार्ट का क्या क्या काम हो सकता है? तो इस सेरिब्रम के फंक्शन होते हैं जैसे लर्निंग, इंटेलिजेंस, जजमेंट, ठीक है। उसके अलावा और भी कुछ फंक्शंस है जो सेरिब्रम वाला पार्ट करने का काम करेगा। अब क्या होता है, जैसे सेरिब्रम है, सेरिब्रम तो किसका हिस्सा था? टीलेंसेफेलॉन वाले पार्ट का। इट इज अ पार्ट, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ टीलेंसेफेलॉन। अब दूसरा हिस्सा जो फोर ब्रेन का था, उसे हम लोगों ने क्या कहा था? डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन के अंदर क्या आया था? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, है ना। तो आइए हम उनकी बात कर लेते हैं। अब अगला पार्ट आता है डाइनसेफेलॉन का। डाइनसेफेलॉन का, डाइनसेफेलॉन वाले हिस्से में होगा थैलेमस। अब थैलेमस क्या होता है? देखो चारों तरफ से सेरिब्रम है, तो सेरिब्रम को ऐसे कवर करके रखने के लिए बीच में, जैसे ये सपोज करो ये है, जैसे ये हेलमेट है, ये अब ये सोच लो कि ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये सेरिब्रम वाला पार्ट है, ठीक है। अब सेरिब्रम को आप ऐसे नीचे से देखिए, तो यहाँ पे ना दो राउंड स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिलते हैं जिन्हें हम लोग थैलेमस कहते हैं बीच में, और चारों तरफ से इसको रैप किया हुआ है किसने? सेरिब्रम वाले पार्ट ने। तो सेरिब्रम ने रैप किया होता है इस थैलेमस वाले हिस्से को, ठीक है। अब ये जो थैलेमस होता है, इसको भी डायग्राम में बनाया जाए तो डायग्राम में कैसे बनाया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे समहाउ हियर, यहाँ पे इस तरीके से थैलेमस होते हैं, और थैलेमस का जो बेसल पार्ट होता है उसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है, और इसी हाइपोथैलेमस के साथ में एक स्टॉक की मदद से पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़ी होती है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ये हो गया थैलेमस, थैलेमस, और थैलेमस का जो बेस था उसे मैंने कहा हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस का के साथ में कनेक्टेड थी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस के साथ जुड़ी हुई थी कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब ये जो है थैलेमस, ये क्या करेगा? तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि थैलेमस इज रैप्ड बाय सेरिब्रम, और ये थैलेमस होता है एक तरीके का रिले स्टेशन। रिले स्टेशन का मतलब है कि किसी भी मैसेज को या सिग्नल को आपके इधर से उधर भेजना, उधर से इधर भेजना, ये काम है इसका थैलेमस का। और एक छोटी सी बात मैं आपको सेरिब्रम के अंदर बताना भूल गया, वो बात ये थी कि सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर होते हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर। मैंने हालांकि बोल दिया था, लिखा नहीं था। राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, इस तरीके से एक हेमिस्फीयर होगा और दूसरा इस तरीके से हेमिस्फीयर होगा। और ये तो ऊपर से व्यू बनाया मैंने, जब साइड में इनके बीच में एक क्लेफ्ट होती है, ऊपर से देखा जाए तो ऊपर से आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? क्लेफ्ट, लॉन्गिट्यूडनली। और नीचे की तरफ जाके ये एक नर्व ट्रैक्ट के फाइबर से जुड़ जाते हैं जिसे कॉर्पस कोलिजम कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के दोनों हेमिस्फीयर जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं बाय कॉर्पस कोलिजम, दैट इज ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर के ट्रैक्ट से ये दोनों के दोनों हेमिस्फीयर्स आपस में जुड़ने का काम करेंगे। अब मैंने बताया आपको कि ये एक तरीके का रिले स्टेशन था मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन के बीच में, और इसी थैलेमस के बेस पे, इसी थैलेमस के बेसल पार्ट पे आपको मिलेगा क्या? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस का काम होता है क्या? बहुत सारे हैं इसके काम। सबसे पहला, आपकी बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन को करना, आपकी स्लीप अवेक साइकिल को कंट्रोल करना, जो आपको भूख लगती है, हंगर, थ्रस्ट, वो सब कंट्रोल करना। उसके अलावा ये आपके हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकता है। उसके अलावा हाइपोथैलेमस में खुद न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं, तो ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन रिलीज करेगा। उसके अलावा
ये कुछ ऐसे हार्मोन भी सिक्रेट करेगा जो पिट्यूटरी के सिक्रेशन को रेगुलेट करने का काम करेंगे। दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ दिस हाइपोथैलेमस। उल्टा एक और है स्लीप अवेक साइकिल, मतलब आप जो जग रहे हो सो रहे हो उन सारी चीजों को भी ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। तो हाइपोथैलेमस के काम होते हैं बहुत सारे। एक तो रेगुलेट करेगा ये थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का मतलब है टेम्परेचर को रेगुलेट करना, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। दूसरा इसका काम होगा हाइपोथैलेमस का क्या, ये आपके रेगुलेट करेगा या सेंटर होगा थ्रस्ट का, हंगर का। उसके अलावा ये स्लीप अवेक साइकिल को रेगुलेट करेगा। उसके अलावा स्लीप अवेक साइकिल के साथ साथ ये रेगुलेट करेगा हार्ट रेट को और ब्लड प्रेशर को। उसके अलावा इसके अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं और उन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स से ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन को बनाएगा, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को बनाएगा। उसके अलावा ये कंट्रोल करेगा या रेगुलेट करेगा फंक्शंस को ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपको क्लास 11th का चैप्टर 22 याद हो तो आपको याद होगा रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन जो भेजे जा रहे थे पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी कर इंटरट्रॉपिक हार्मोन रिलीज करा था। तो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ व्हाट, हाइपोथैलेमस। अब जैसे मैंने बताया हाइपोथैलेमस है, उसी तरीके से एक पार्ट था एपिथैलेमस। तो एपिथैलेमस कहाँ पे, पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, यहाँ पे समहाउ हियर। और ये जो एपिथैलेमस होता है बेटा, ये होता है बेसिकली पीनियल ग्लैंड जो मेलाटोनिन को सिक्रेट करने का काम करती है। तो यहाँ पे पीछे की तरफ आप बना सकते हो पीनियल ग्लैंड, और इसी पीनियल ग्लैंड को मैं एपिथैलेमस भी कह रहा हूँ, इसी को मैं एपिथैलेमस भी नाम दे रहा हूँ। और ये जो एपिथैलेमस वाला पार्ट है, ध्यान से सुनना, ये क्या करेगा, मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन क्या है, स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन जो आपकी बॉडी में स्लीप को इंड्यूस करने का काम करता है। तो यहाँ पे अगला जो हिस्सा है वो है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस, और एपिथैलेमस के तौर पे प्रेजेंट होती है पीनियल ग्लैंड, और इस पीनियल ग्लैंड का काम क्या होगा, ये मेलाटोनिन सिक्रेट करेगी। और मेलाटोनिन क्या करेगा, ये मेलाटोनिन स्लीप इंड्यूस करने का काम करता है। हमें नींद आने के लिए ये हार्मोन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बेसिकली मेलाटोनिन करता क्या है, ब्रेन स्टेम, अभी बताया थोड़ी देर पहले मैंने, ब्रेन स्टेम था, उस ब्रेन स्टेम पे एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। तो उसमें क्या होता है, व्हाइट मैटर के अंदर कुछ कुछ ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, तो वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहलाता है। उसके ऊपर ही मेलाटोनिन एक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसका जो लेवल है वो इवनिंग के टाइम पे बढ़ता है, जब भी हम लोग जो है जैसे जैसे शाम होने लग जाएगी, मेलाटोनिन का, देखो कुछ लोग हैं जिनकी सर्केडियन रिदम खराब हो रखी है, उनके अंदर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सर्केडियन रिदम का मतलब है जो लोग रात को जगते हैं और दिन में सोते हैं, उनकी सर्केडियन रिदम हो चुकी है खराब, तो उनके साथ में ये हार्मोन का चक्कर उल्टा है। ठीक है, और जो लैक ऑफ एक्सरसाइज है उनके साथ में भी ये है। पीनियल ग्लैंड के लिए सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा जरूरी है, तो बहुत सारे लोग घर से निकलते हैं, उनके साथ भी ये समस्या है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो पीनियल ग्लैंड के काम को या फंक्शन को रेगुलेट करने का काम कर सकती हैं। अब अगली बात ध्यान से सुनिएगा, अब क्या होता है, डीपर इन द पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर लिम्बिक सिस्टम प्रेजेंट होगा। फोर ब्रेन ही है, अभी फोर ब्रेन खत्म नहीं हुआ है, फोर ब्रेन खत्म होगा, जब होगा तब बताऊंगा आपको मैं। अब ध्यान से सुनिएगा, तो इन डीपर पार्ट ऑफ cerebral hemispheres, cerebral hemisphere, वहां पे प्रेजेंट होगा लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम। और ये जो लिम्बिक सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये लिम्बिक सिस्टम में तीन पार्ट होते हैं। इसके अंदर एक पार्ट आता है जिसे हम लोग एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला फियर सेंटर है हमारे ब्रेन का, मतलब अगर आपको नींद आएगी, वो नींद कह रहा हूँ, आपको डर लगेगा, तो उस डर को रेगुलेट करता ही है। तो आप अगर अपने ब्रेन से इस एमिगडाला वाले पार्ट को हटा दे तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब डर का मतलब है कि आदमी सर्कमस्टेंसेस सोचता है ना, डरता, देखो डरता कोई भी नहीं है, आदमी परिस्थितियां देखता है, परिस्थितियों के हिसाब से वो एक्ट करता है। ठीक है, तो एमिगडाला मतलब जैसे इसके पीछे एक्सपेरिमेंट किए गए थे,
कुछ मंकीज के अमिगडाला वाले पार्ट को अफेक्ट किया गया, तो वो सांपों को घुमा रहे थे। ठीक है, हाँ लिटरली उनके अमिगडाला वाले पार्ट को हटाया, देखा कि ये लोग क्या करेंगे, तो लोग सांपों वापों से नहीं डर रहे थे, उन्हें पकड़ पकड़ फेंक रहे थे उठा उठा कर। ठीक है, कौन होते हो तुम? सांप। ठीक है, एक फीमेल का भी ऐसे हो गया था, एक सर्जरी हुई थी ब्रेन की, उसमें उसके अमिगडाला वाले पार्ट में थोड़ा इफेक्ट हो गया था, तो वो फीमेल मतलब कभी भी कहीं भी रात को निकल पड़ती थी, तो एक जगह पे उसको क्या हुआ, अटैक किया कुछ लोगों ने, पुलिस ने उसको बचा लिया, अगले दिन फिर वो वहीं पहुंच गई। ठीक है, तो अमिगडाला का काम होता है फियर को रेगुलेट करने का। इसी में एक पार्ट होता है जिसे हम लोग हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ठीक है, हिप्पोकैम्पस का काम होता है, हिप्पोकैम्पस का काम होता है, हिप्पोकैम्पस का काम होता है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाना। हिप्पोकैम्पस का काम है शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट करना। और तीसरा हिस्सा इसके अंदर होता है हाइपोथैलेमस वाला, तीसरा पार्ट यहाँ पे होगा हाइपोथैलेमस। और इन तीनों को मिला के लिम्बिक सिस्टम बनता है। एनसीईआरटी में लिम्बिक सिस्टम में क्या बताया हुआ है कि ये रेगुलेट करेगा किसी भी पर्सन के सेक्सुअल बिहेवियर को, सेक्सुअल बिहेवियर के साथ साथ मोटिवेशन जो आप लोगों के अंदर खत्म हो रखा है। ठीक है, अच्छा तुम कह रहे हो कि सर पहला आपने क्या लिखा फिर दूसरा क्या कर दिया? नहीं बेटा, ये दोनों चीजें बहुत अलग है एक दूसरे से। ठीक है, सेक्सुअल बिहेवियर, मोटिवेशन, और तीसरा इमोशंस। इमोशंस में बहुत सारे इमोशन आते हैं। ठीक है, इमोशंस में आएगा फियर, रेज। ठीक है, मतलब आप डर रहे हो, आप, मुझे लग रहा तेरा मोटिवेशन यही है। ठीक है, ढोर। ठीक है, फियर, रेज, ये उसके अलावा और भी जितने इमोशंस हो सकते हैं आपके, वो सब यही कंट्रोल करेगा। कौन? लिम्बिक सिस्टम वाला पार्ट। क्लियर है मेरी बात आपको? अब ये तो रही बात इसकी फोर ब्रेन की। अभी फोर ब्रेन खत्म हुआ, मिड ब्रेन की बारी कि मिड ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं, मिड ब्रेन वाले पार्ट को। ठीक है, आप लोगों ने क्या सोचा था कि जिंदगी इतनी आसान रहने वाली है? ठीक है, नहीं रहेगी। ठीक है, अच्छा ठीक है, इधर नहीं, लिम्बिक सिस्टम, हिप्पोकैम्पस का स्पेसिफिकली वो रोल नहीं है, मैंने ओवरऑल लिखा है तीनों का। हाँ, शॉर्ट टर्म मेमोरीज को, हाँ लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाने का काम हिप्पोकैम्पस, हाँ बिल्कुल जरूरत है। ठीक है। अब देखिए मिड ब्रेन वाले पार्ट की पोजीशन की बात करी जाए तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? तो जहाँ पे थैलेमस वाला पार्ट या हाइपोथैलेमस वाला पार्ट, दोनों में एक घुसा मार दूंगा मैं। ठीक है, जहाँ पे थैलेमस और हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का खत्म होता है, और हाइंड ब्रेन का पोन्स वाला पार्ट, उन दोनों के बीच में, इधर देखिए सभी लोग डायग्राम देखो, जहां पे थैलेमस फोर ब्रेन का और पोन्स हाइंड ब्रेन का, इन दोनों के बीच वाला हिस्सा क्या है? मिड ब्रेन। ठीक है, तो मिड ब्रेन में क्या होगा तो ध्यान से समझना। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, इट इज प्रेजेंट बिटवीन थैलेमस और हाइपोथैलेमस, थैलेमस of forebrain and pons varuli of hindbrain। इस मिड ब्रेन वाले हिस्से में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, इसकी डॉर्सल साइड पे 4 राउंड लोब्स थे जिन्हें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। अब इन्हें कॉलिकुलाई भी कह सकते हैं। ये ऊपर वाले एंटीरियर कॉलिकुलाई 2 और नीचे वाले पोस्टीरियर कॉलिकुलाई। एंटीरियर कॉलिकुलाई, पोस्टीरियर कॉलिकुलाई, इनके काम अलग अलग हैं। और इसी मिड ब्रेन के ऊपर एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। यहाँ पे इसके ऊपर की तरफ एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं हम लोग सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है ना, ये डोपामीन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रेट करता है। और अगर किसी भी पर्सन के अंदर ये सब्सटेंशिया नाइग्रा डिजेनरेट हो जाता है तो उसको एक बीमारी हो जाती है जिसे पार्किंसंस डिजीज कहते हैं, जो कि एक ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? पार्किंसंस डिजीज हो जाएगा अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो चारों थे, इस चारों को मिला के तो कह देंगे हम लोग कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इनको चारों को मिला के तो कह देंगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। लेकिन
इसमें से जो ऊपर वाले दो हैं इन्हें मैं कह रहा हूं एंटीरियर कॉलिकुलाई, और इन एंटीरियर कॉलिकुलाई का काम होता है क्या करना, आपके जो विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं उनको सेंस करना। और जो नीचे वाले दो कॉलिकुलाई हैं जिन्हें मैं कह रहा हूं पोस्टीरियर कॉलिकुलाई, पोस्टीरियर कॉलिकुलाई, इनका काम है आपके ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस, जो सुनते हो आप लोग, उन सबको रेगुलेट करना, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को रेगुलेट करना। तो ये काम होता है आपके मिड ब्रेन का, और मिड ब्रेन के अंदर ही सेरेब्रल एक्विडक्ट का तीसरा वेंट्रिकल भी प्रेजेंट होता है। सेरेब्रल एक्विडक्ट का तीसरा वेंट्रिकल कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मिड ब्रेन वाले पार्ट में, और चौथा मेडुला के अंदर, और पहला दूसरा सेरेब्रल वाले पार्ट में, या दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर में एक और एक, तो दो हेमिस्फीयर वहां, तीसरा यहाँ, चौथा मेडुला के अंदर आएगा। और अब आते हैं बात किसकी, हाइंड ब्रेन वाले पार्ट की। इसमें ज्यादा डिटेल है नहीं आपको याद करने के लिए, तो उन्हें भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए हाइंड ब्रेन वाले पार्ट को मैंने दो हिस्सों में बांटा था, कौन से, एक को कहा था टीलेंसेफेलॉन, सॉरी मेटेनसेफेलॉन, और एक को कहा था माइलिनसेफेलॉन। मेटेनसेफेलॉन के अंदर दो हिस्से थे, सेरिबेलम और पोन्स, और माइलिनसेफेलॉन के अंदर एक हिस्सा था जिसे कहा था हम लोगों ने मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो यहाँ पे हाइंड ब्रेन के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है आता है उसे मैं कह रहा हूं पोन्स वेरुली। पोन्स वेरुली, पोन्स वेरुली क्या होता है, ये बना होता है नर्व फाइबर के ट्रैक्ट से, जिसका काम होता है इंटरकनेक्ट करना डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, अलग अलग हिस्सों को ब्रेन के जोड़ने के रखने का काम इसी पोन्स का होता है। और आपको अगर याद हो रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जब पोंटाइन सेंटर याद है, पोंटाइन सेंटर, मेडुलरी सेंटर, रेस्पिरेशन में पढ़ा था, तो ये रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन को, ठीक है, रेस्पिरेशन को। क्लियर है मेरी बात आपको। और दूसरा यहां पे हिस्सा आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, और यहां पे भी आपको इसका जो सरफेस है ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड मिलेगा, और उसका रीजन होता है क्या, ताकि एकोमोडेट किया जा सके मोर न्यूरॉन्स को, ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स को ब्रेन के अंदर रखा जा सके। और इसका काम होता है हमारी बॉडी के पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना। तो अगर आप किसी के भी सेरिबेलम वाले पार्ट पे चोट पहुंचाते हैं तो उसमें उसके सबसे पहले बॉडी का बैलेंस खराब होगा, क्योंकि ये हमारी बॉडी के बैलेंस को और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम करता है। तो ये सेरिबेलम का काम है क्या करना, इक्विलिब्रियम या बॉडी बैलेंस को रेगुलेट करना। और लास्ट पार्ट होता है मेडुला, इसके बहुत सारे काम हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर इतनी सारी चीजों के सेंटर्स हैं। रेस्पिरेशन के लिए, मतलब जो ब्रीदिंग रेट है उसे कम या ज्यादा करना है, वो मेडुला करवाएगा। कार्डियोवास्कुलर रेट, मतलब हार्ट रेट कम या ज्यादा होगा, वो भी इसकी वजह से होगा, किसकी वजह से, मेडुला की वजह से। उसके अलावा हार्ट रेट अगर रेगुलेट होगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी, हाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जूस, मतलब हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं या इंटेस्टाइन वाले पार्ट से निकलने वाले अलग अलग ग्लैंड से जूसेस हैं, उन सबको भी यही करवाता है। और उसके अलावा पेरिस्टाल्सिस, मतलब फूड को जो हम एक बार सॉलो कर लेते हैं उसके बाद में जो स्टमक तक पहुंचता है, और स्टमक से फिर इंटेस्टाइन के अंदर जो पेरिस्टाल्सिस हो रहा है उसको भी ये मेडुला वाला पार्ट कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा जितने भी चीजें करते हो, जैसे आपको खांसी आ रही है, छींक आ रही है, आपको हिचकी आ रही है, आपको वोमिट आ रहा है, उन सबके सेंटर्स मेडुला के अंदर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं मेडुला के अंदर क्या क्या बता रहा हूँ कि मेडुला के जो फंक्शंस है वो होते हैं क्या, सबसे पहला रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है ब्रीदिंग को, या रेस्पिरेशन आप कह सकते हो, रेस्पिरेशन रेट को। उसके अलावा कार्डियोवास्कुलर मींस हार्ट एक्टिविटीज को। उसके अलावा ये रेगुलेट करेगा ब्रीदिंग को, कार्डियोवास्कुलर रेट को, और तो और गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को, पेरिस्टाल्सिस को, और जितने भी चीजें हैं, हिकअप, स्नीजिंग, कफिंग,
वॉमिटिंग, इन सब का सेंटर, इन सभी चीजों का सेंटर मेडुला ऑब्लोंगाटा वाले पार्ट में मौजूद होता है। ये आपका ब्रेन वाला पार्ट था जो मैंने अभी बताया। अब मैं एक बार इसे सारी चीजों को डायग्राम से दोबारा बताऊंगा, सारी चीजों को एक बार डायग्राम से मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, तो सभी लोग बड़े ध्यान से फिर से देखें, और कहीं पे कोई पार्ट ना पल्ले पड़ा हो तो दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, तो दोबारा पल्ले पड़ जाना चाहिए। एक ये इंटरनेट ने जिंदगी में चुनौती भर रखी है। जितना मैंने तुम्हें इतने दिन में पढ़ाता हूँ, 3 दिन में ड्रॉपर में एक क्लास में हो जाता है वो, पता नहीं कैसे। वहां पे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ जाती है मेरे पास में, लेकिन वहां लिखवाता नहीं हो कुछ भी। ब्रेन नहीं यार, मजबूरी है। 32 चैप्टर 10 महीने में कंप्लीट कराने हैं। देख लो ना आप, अगस्त से बैच बनता है, मार्च में पेपर है, हाँ मई में पेपर हो जाता है, अगस्त से बनता है जनरली। तो गिन लोगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, भाई 10 महीने, मई भी पूरा नहीं होता। ठीक है, नहीं मई में पेपर हो जाता है ना, तो मई तक तो खत्म करना है, तो 9 महीने हुए ना इस हिसाब से। तो और उसमें भी बहुत सारे बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, आराम से घूम घाम के। ठीक है, तो 9 महीने में 32 चैप्टर 11th और 12th खत्म करना बहुत आसान नहीं है। तो बता, मैंने 32 में से उनके कितने रह गए चैप्टर? अब केवल 14 करवा दूंगा उन्हें भी। मतलब तुम्हारे बाद सिलेबस शुरू किया था 11th और 12th का, और वहां पे मैंने इतना सिलेबस करा दिया कि 14 चैप्टर्स रह गए हैं। तो 32 में से 10 निकाल दो, कितने हो गए? 22 और 4, 18 चैप्टर करा दिए यार इतने दिन में। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने हुए हैं अभी तो। 4 महीने में 18 चैप्टर। ठीक है, स्पीड देख रहा है तो ठीक है। और कुछ छोड़ा नहीं है, सारे क्वेश्चन कराए हैं, कुछ भी एक पार्ट नहीं छोड़ा। इवन यहाँ से एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ उसमें, जो तुम्हारे को नहीं पढ़ाता वो उन्हें भी पढ़ाता हूँ। तो ठीक है, इधर देखिए क्या। अच्छा अच्छा, ओके, आई विल ट्राई। ठीक है, ओए चीता इधर देख ले। बिल्कुल नहीं, उसमें जैसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने तुम्हें अभी वो नहीं बताया था, जब पहले नर्व्स पढ़ाई थी ना, तो मैंने आपको ओलिगोडेंड्रोसाइट नहीं पढ़ाए थे, उनको ओलिगोडेंड्रोसाइट पढ़ाए। उसके अलावा एक मैंने उनको न्यूरिलेमा अलग पढ़ाया है, कि कौन सी नर्व फाइबर रीजनरेट हो सकते हैं, कौन सा सेल ऑर्गेनल गायब रहता है, वो एक्स्ट्रा पढ़ा दिया वहाँ पे, वो तुम्हें नहीं बताया। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आगे पीछे हो जाती है, बाकी सिलेबस तो ये रहता है, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया कि ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? क्रेनियल कैविटी। यहाँ पे 3 लेयर कनेक्टिव टिश्यूज की मेम्ब्रेन होती है, जिन्हें हम लोग क्रेनियल मेनिंज कहते हैं। तीनों मेनिंज के नाम है आउटर ड्यूरा मैटर, मिडल आर्कनॉइड मैटर और इनर पिया मैटर। और सब आर्कनॉइड स्पेस वो स्पेस था जो पिया मैटर और आर्कनॉइड मैटर के बीच में प्रेजेंट था, और वहां पे भरा हुआ था सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और जो वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन के, वो भी सीएसएफ से ही भरे होते हैं। अब यहाँ पे 3 हिस्सों में बांटा है, प्रोजन, मीजन और रोमेनसेफेलॉन वाले पार्ट में। सबसे पहले आते हैं फोरब्रेन या प्रोजेनसेफेलॉन में, और सबसे एंटीरियर पार्ट है, और इसके अंदर सेरिब्रम, डाइनसेफेलॉन, जिसमें थैलेमस, हाइपोथैलेमस अलोंग विद लिम्बिक सिस्टम, इसी के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अब सेरिब्रम के अंदर इन्होंने बताया कि हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट था, और इसमें 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर थे। तो अगर आप देख पाओ तो ये देखो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर थे। नीचे से अगर आप इसे व्यू को देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लेफ्ट और एक राइट हेमिस्फीयर मिलेगा, और इन दोनों के बीच में आपको एक नर्व ट्रैक्ट का फाइबर मिलता है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? कॉर्पस कोलेजम नाम दे रहे हैं। तो इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ के रखने का एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर का काम था, जिसे कॉर्पस कोलेजम नाम दिया जाता है। अब उसके अलावा किसी भी सेरिब्रम के आउटर पार्ट को सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसके ऊपर आपको कन्वोल्यूशंस और डिप्रेशंस मिलेंगे।
और वो फॉर्म करते हैं किसको, ग्रे मैटर को। और ग्रे मैटर इसलिए होता है क्योंकि वहां पे न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो उसे ग्रे अपीयरेंस देती है। और इनर पार्ट व्हाइट मैटर बनाता है क्योंकि वहां पे एक्सॉन और माइलिन शीथ का प्रेजेंस होता है। फिर अगली बात इन्होंने बताई है कि सेरेब्रम के अंदर 3 हिस्से होते हैं, कौन कौन से, मोटर, सेंसरी और एसोसिएशन एरिया। तो मोटर एरिया का काम होगा जितने भी मसल्स के वॉलंटरी मूवमेंट्स है उन्हें कंट्रोल करना। सेंसरी एरिया का काम होगा जितने भी सेंस ऑर्गन के फंक्शंस है उन्हें कंट्रोल करना। एसोसिएशन एरिया ना तो सेंसरी है ना मोटर है, ये इंटरसेंसरी एसोसिएशन, कम्युनिकेशन और मेमोरी, इन चीजों में कौन, एसोसिएशन एरिया रोल प्ले कर रहा है। अब अगली बात यहाँ पे बता रखी है इन्होंने कि सेरिब्रम का काम क्या क्या होता है। तो सेरिब्रम के अंदर डिफरेंट सेंटर होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे ऑडिटरी रिफ्लेक्स एरिया, ऑप्टिक रिफ्लेक्स एरिया, या ब्रोकाज एरिया, वर्निकेज एरिया, एक होता है सोमेटो सेंसरी एरिया। सब अलग अलग एरियाज हैं जो अलग अलग हिस्सों में ब्रेन के प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के मतलब सेरिब्रम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इन सब का कंबाइंडली फंक्शन इन्होंने बताया हुआ है, इंटेलिजेंस, मेमोरी, जजमेंट, किसी चीज को लर्न करना, सोचना, और किसी स्पीच को आर्टिकुलेट करना। दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम। तो कौन कौन से काम हो गए, इंटेलिजेंस, दूसरा मेमोरी, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, और आर्टिकुलेटिंग स्पीच। ये सारे फंक्शंस है किसके, आपके सेरिब्रम के। अब इन्होंने बात की है थैलेमस की। तो देखो थैलेमस को मैंने बताया था कि ये सेरिब्रम से रैप्ड एक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग थैलेमस कहेंगे। थैलेमस कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है या एक तरीके से रिलेशन है सेंसरी और मोटर इंपल्स के बीच में। दूसरा हाइपोथैलेमस, जो थैलेमस का निचला हिस्सा था उसे हम लोगों ने हाइपोथैलेमस कहा था। इस सब का काम क्या क्या है, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, प्यास, हंगर एंड इमोशंस, ये सारी चीजें ये कंट्रोल कर रहा है। हाइपोथैलेमिक हार्मोन को रिलीज कर रहा है और साथ में पिट्यूटरी हार्मोन या पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स है उनको भी कंट्रोल कर रहा है। उसके अलावा स्लीप, वेकफुलनेस, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, ये सारे के सारे किसके काम हो गए, हाइपोथैलेमस के फंक्शन हो गए। फिर मिड ब्रेन के अंदर, मिड ब्रेन तो नहीं अभी, ये लिम्बिक सिस्टम है। तो इन्होंने बताया है कि जब इनर पार्ट ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर में पहुंचेंगे तो वहां पे कुछ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस और हाइपोथैलेमस कहा जाता है। और ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, लिम्बिक सिस्टम को बनाएंगे। और लिम्बिक सिस्टम का काम क्या क्या बताया था, सबसे पहला सेक्सुअल बिहेवियर, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा इमोशंस, इमोशंस में एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज और फियर। तो ये चारों चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। फिर अगला हिस्सा है मिड ब्रेन का। तो इन्होंने बताया कि ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस फोरब्रेन एंड पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है। और इसके बीच में भी एक सेरेब्रल जो है कैनाल होती है जिसे सेरेब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं, जो मिड ब्रेन के थ्रू पास होती है। और मिड ब्रेन के 4 राउंड लोब थे जिन्हें हम लोगों ने कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा था, जिसमें एंटीरियर जो 2 थे ऊपर वाले उनका काम था विजुअल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करना, और नीचे जो पोस्टीरियर वाले थे वो सेंटर थे किसके, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के। अब आती है बात हाइंड ब्रेन या रोमनसेफेलॉन की। रोमनसेफेलॉन में सेरिबेलम, बोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के इस सेरिबेलम को हटा के जो हिस्से हैं उसे क्या कहेंगे, ब्रेन स्टेम नाम दे देंगे। ठीक है, अब इसमें सेरिबेलम के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे बताया कि सेरिबेलम को सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है इसलिए इसे क्या कहते हैं, लिटिल सेरिब्रम नाम देते हैं। और ये भी बहुत ज्यादा कॉन्वोल्यूटेड होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स इसके अंदर आ सके। उसके अलावा ये मस्कुलर एक्टिविटीज और बॉडी इक्विलिब्रियम को, मतलब हमारी मसल की और एक्टिविटीज को और बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने का काम करता है। दूसरा आता है आपका पोन्स वेरोली। पोन्स वेरोली ये भी एक फाइबर का ट्रैक्ट है जो इंटरकनेक्ट करता है बॉडी के अलग अलग, बॉडी कह रहा हूं, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को। और ये आई और ईयर की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, साथ में रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है क्योंकि रेस्पिरेटरी रेगुलेशन सेंटर इसी पोन्स वेरोली वाले पार्ट में प्रेजेंट होगा। और सबसे लास्ट पार्ट होता है इसके अंदर जिसे कहते हैं मेडुला। मेडुला आगे चल के किससे मर्ज कर जाएगा, नीचे स्पाइनल कॉर्ड से मर्ज कर जाएगा। और इसका काम क्या क्या है, देखो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज को, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, पेरिस्टाल्सिस को, और उसके अलावा सैलिवेशन, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, हिकअप्स, ये सारे के सारे सेंटर्स किसमें है, मेडुला वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर ब्रेन। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ब्रेन के डायग्राम को बनाना है, जो मैंने बनाया हुआ था उसे देख के जल्दी से स्टार्ट हो जाए। मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, नहीं तो पहले एक काम करिए, ब्रेन लिखने के बाद में आप सबसे पहले ये वाला डायग्राम बनाइए, ये पहले चार्ट बनाइए उसके बाद डायग्राम बनाइएगा, फास्ट जल्दी करें।